1949 में रोनाल्ड ड्यू नाम का एक लड़का हुआ करता था। रोनाल्ड की एक आंटी थी जो ओइजा बोर्ड का यूज करके आत्माओं से बातें किया करती थी। उसने रोनाल्ड को भी ओइजा बोर्ड के साथ खेलना सिखाया, लेकिन उसके बाद रोनाल्ड के साथ क्या क्या हुआ वो हम 1973 में आई द एक्सोर्सिस्ट मूवी में देखेंगे। इस मूवी को दुनिया की सबसे शापित मूवी भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। कहानी इराक में शुरू होती है, जहां कीमती चीजों की खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। वहां पर एक फादर जिनका नाम मैरिन है, वो भी चीजों की खोज के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक छोटी सी मूर्ति मिलती है, और वो मूर्ति डीमन पेजुजू की थी। असल में पेजुजू एक बहुत ही खतरनाक डीमन है, जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन लेकर आता है, और बारिश के मौसम में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है। और ये टिड्डियां फसलों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, जिसके बाद खाने की कमी हो जाती है और लोग भूख से मरने लगते हैं। पेजुजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जिसका नाम नमेस्टू है, और नमेस्टू भी एक डीमन है। नमेस्टू बच्चों को उनकी माओ से छीन कर उनका खून पी जाता है, इसीलिए वहाँ के लोग पेजुजू से प्रेयर करते हैं कि वो नमेस्टू से माँ और उनके बच्चों की रक्षा करे। हालांकि पेजुजू भी एक डीमन है, लेकिन लोग अपनी सुरक्षा के लिए उससे प्रेयर करते हैं, क्योंकि वो डीमन नवेस्टू से उन्हें बचा कर रखता है। इधर फादर मैरिन को पेजुजू का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देता है, और वहाँ पास में ही दो डॉग आपस में लड़ रहे थे, और ये इस बात का इशारा है कि ये दोनों डीमन पेजुजू और नवेस्टू हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अब कहानी जॉर्ज टाउन में आ जाती है, जहाँ हम क्रिस को देखते हैं जो एक मूवी में काम कर रही थी। क्रिस की एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम रीगन है। दोनों माँ और बेटी अपनी लाइफ में बेहद खुश थे। एक दिन क्रिस को रीगन के खिलौनों में ओइजा बोर्ड मिलता है। क्रिस रीगन से इस बोर्ड के बारे में पूछती है, तो रीगन कहती है कि इस गेम को मैं कैप्टन हुडी के साथ खेलती हूँ, और यहाँ पर मैं बता दूं कि कैप्टन हुडी नाम का कोई इंसान था ही नहीं। अब क्रिस रीगन को कहती है कि चलो हम दोनों इस गेम को खेलते हैं, और क्रिस जैसे ही ओइजा बोर्ड के साथ खेलने लगती है तो ओइजा बोर्ड का डॉट अपने ही आप उससे दूर चला जाता है। क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी बेटी को कहती है शायद तुम मेरे साथ इस गेम को नहीं खेलना चाहती, जिस पर रीगन कहती है कि मैं नहीं बल्कि कैप्टन हुडी नहीं चाहते कि आप इस गेम को खेलो। रीगन की इस बात पर भी क्रिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो इस बात को भी मजाक में टाल देती है। अब जब रात में क्रिस सो रही थी तो उसके पास किसी का कॉल आता है, और जैसे ही वो लाइट ऑन करके कॉल उठाती है तो वो देखती है कि रीगन भी उसके बेड पर लेटी है, जिस पर क्रिस उससे पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पर कब आई। तो रीगन कहती है कि मेरा बेड जोर जोर से हिल रहा था तो मैं उस पर सो नहीं पा रही थी। इस बात पर भी क्रिस ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उसे अक्सर पहले भी सुनाई देती थी, लेकिन जब वो ऊपर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन क्रिस रीगन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था तो वो डॉक्टर के साथ बहुत बदतमीजी से बात करती है। वो डॉक्टर को बहुत बुरा भला बोलने लगती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि रीगन के डैड उसके पास नहीं रहते, शायद अकेली रहने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है, बाकी उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर हम फादर कैरिस को देखते हैं। फादर कैरिस की मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। फादर कैरिस अपनी मॉम को यहाँ से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, और इससे पहले कि फादर कैरिस कुछ कर पाते उनकी मॉम की मौत
मौत हो जाती है और फादर कैरिस को लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। क्रिस अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखती है जहां बस अमीर लोग ही आए हुए थे, और जब सभी पार्टी कर रहे थे तो रीगन वहां पर आ जाती है। रीगन वहां पे मौजूद एक बंदे से कहती है कि उसकी मौत यहीं इसी घर में हुई थी। इसके बाद रीगन ने जो किया उसे देखकर सभी हैरान रह गए। रीगन ने वहीं पर खड़े खड़े टॉयलेट कर दिया। क्रिस रीगन को नहलाकर उसके बेड पर लेटा देती है, और जैसे ही क्रिस उसके रूम से बाहर जाती है तो रीगन का बेड जोर जोर से हिलने लगता है। रीगन के चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस भागकर उसके रूम में आती है। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगले दिन वो रीगन को फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब डॉक्टर रीगन का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के दौरान वो डॉक्टर के साथ बहुत बदतमीजी करती है, पर जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन घर पर रीगन की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। अब तो उसे बेड पर कोई उठा उठा कर पटक रहा था, और देखते ही देखते रीगन इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब एक दिन क्रिस को कुछ काम था तो वो घर से बाहर चली जाती है, और रीगन की देखभाल के लिए क्रिस का डायरेक्टर वर्क रीगन के पास रुक जाता है। अब जब शाम को क्रिस घर आती है तो रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था, और इसे देखकर क्रिस काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वर्क जो रीगन की देखभाल के लिए उसके पास रुका हुआ था उसकी मौत हो चुकी है। इधर डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रीगन को क्या हुआ है, क्योंकि हर बार टेस्ट करने पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। डॉक्टर क्रिस को साफ मना कर देते हैं कि हम अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक दिन क्रिस से मिलने के लिए विलियम नाम का एक बंदा आता है। विलियम वर्क के केस को हैंडल कर रहा था। वो क्रिस को बताता है कि वर्क को किसी ने मारा था, क्योंकि उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर घूमी हुई थी। जैसे ही विलियम वहां से जाता है तो क्रिस को रीगन के कमरे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस भागकर ऊपर कमरे में जाती है, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने रीगन खुद को ही जख्मी कर रही थी, और जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है तो रीगन उसे भी बुरी तरह से मारती है। उनके घर के नौकर भागते हुए रीगन के कमरे की ओर आने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजा अपने ही आप बंद हो जाता है और कमरे में पड़ी एक अलमारी अपने ही आप क्रिस की ओर बढ़ने लगती है। वो अलमारी क्रिस के ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह क्रिस खुद को बचा लेती है, और जब वो रीगन की ओर देखती है तो रीगन अपना सर पूरा पीछे की ओर घुमा लेती है। रीगन वर्क की आवाज में क्रिस को कहती है, देखो तुम्हारी बेटी ने मुझे मार डाला। ये सब देखने के बाद क्रिस को समझ आ जाता है कि रीगन को किसी डीमन ने पजेस किया हुआ है। अब क्रिस फादर कैरिस के पास मदद के लिए जाती है। फादर कैरिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फादर कैरिस रीगन के पास जाते हैं तो वो शैतान रीगन पे पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो शैतान कैरिस की मॉम की मौत को लेकर कैरिस को इरिटेट करता है। फादर कैरिस समझ जाता है कि रीगन को उसकी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इस शैतान को सब कुछ पता है, यानी कि रीगन सच में किसी शैतान के वश में है। इसी दौरान रीगन फादर कैरिस के ऊपर उल्टी कर देती है और रीगन की बॉडी के ऊपर हेल्प मी लिखा बन जाता है। अब फादर कैरिस रीगन के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें चर्च से परमिशन लेनी होगी। रीगन की हालत को देखकर फादर कैरिस को एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन चर्च फादर कैरिस के साथ एक एक्सपीरियंस फादर को उनके साथ भेजते हैं, और यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मैरिन को भेजते हैं, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फादर मैरिन क्रिस के घर पहुँचते हैं, तभी उन्हें रीगन की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब फादर मैरिन एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही एक्सोर्सिज्म स्टार्ट
होता है तो रीगन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो फादर कैरिस को बहुत बुरा भला बोलती है और बेड जोर जोर से हिलने लगता है। तभी उनके सामने ही बेड हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो लोग एग्जोर्सिज्म को नहीं रोकते और कुछ ही देर में बेड नीचे आ जाता है। अब वो शैतान चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और रीगन हवा में उड़ने लगती है। फादर मैरिन को डीमन पेजुजो का साया दिखाई देता है और इधर फादर कैरिस भी अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि डीमन उसकी मॉम को लेकर उसे इरिटेट कर रहा था कि उसकी मॉम की मौत फादर कैरिस की वजह से ही हुई है और फादर कैरिस को भी ऐसा लगने लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसकी वजह से ही हुई है। फादर मैरिन फादर कैरिस को कमरे से बाहर जाने को कहते हैं और वो अकेले ही एग्जोर्सिज्म करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब फादर कैरिस कमरे में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उस डीमन ने फादर मैरिन को मार दिया है। ये देखकर फादर कैरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डीमन को खुद के अंदर आने के लिए उकसाने लगता है और जैसे ही वो डीमन फादर कैरिस के अंदर आता है तो फादर कैरिस कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। इधर रीगन नॉर्मल हो जाती है, यानी कि फादर कैरिस ने रीगन को बचाने के लिए खुद की जान दे दी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी को दुनिया की सबसे शापित मूवी क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग की जा रही थी तो सेट पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती थी, जैसे कि सेट पर आग लग जाना। जो इस मूवी में काम कर रहे थे उन्हें कभी कभी कुछ अजीबोगरीब साए दिखाई देते थे और मूवी रिलीज होने के बाद जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो बहुत से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। कुछ लोग तो मूवी देखते टाइम ही बेहोश हो जाते थे। और ये बात अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि रियल में ये घटना एक लड़के के साथ हुई थी और मूवी में एक लड़की को दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? जिसको पता है कमेंट करके बताओ।